शोभा भारती। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर सूने रहे। शहर के मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर पूजा पाठ तो किया गया, लेकिन इनमें चंद लोग ही शामिल किए गए। भक्तों के लिए मंदिरों में प्रवेश बंद रहा। हर वर्ष जहां जन्माष्टमी के पर्व पर शहर के मंदिरों में बाल गोपाल के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती थी, वहीं इस बार मंदिर भक्तों से सूने रहे। हालांकि पर्व के चलते मंदिर में भजन कीर्तन और पूजन का आयोजन तो किया गया, लेकिन भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध था, जिसकी वजह से मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई नहीं दी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार और मंदिर समितियों ने पहले ही जन्माष्टमी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। भक्तों से अपील की गई थी कि वह मंदिर आने के बजाय अपने घरों में ही जन्माष्टमी पर्व मनाएं। हालांकि भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मंदिर में प्रवेश बंद था। राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती के साथ ही जन्मोत्सव शुरू हो गया। मंदिर को फूल बंगले की तर्ज पर सजाया गया था, तो वहीं रंग बिरंगी लाइटों से भी मंदिर को सजाया गया। लेकिन मंदिर में सिर्फ भगवान के पूजन के लिए सेवादार व समिति के कुछ ही पदाधिकारियों को प्रवेश दिया गया था। अन्य सभी के लिए मंदिर में प्रवेश बंद था। मंदिर के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल के माध्यम से भक्तों को भगवान के दर्शन कराए गए, तो वहीं मंदिर की ओर से जूम ऐप के जरिए विशेष पूजन भी कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन निहत्था चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ दी है। हत्यारों का रौब दिखाने वाले 127 दबंगों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है, तो वहीं 755 अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने कहा है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो हथियारों के बल पर बेवजह लोगों को डराते हैं। गाजियाबाद में अवैध असलों के विरुद्ध और वहीं लाइसेंसी असले जिनका दुरुपयोग होता है या लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन होता है, ऐसे दोनों ही मामलों में केसेस में जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो इनका दुरुपयोग करते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 755 मुकदमे हम लोगों ने दर्ज किए हैं और 755 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं 1 महीने से ऑपरेशन निहत्था हमारा जारी है। चाहे सोशल मीडिया में यदि कोई असला लहराता है, दुरुपयोग करता है या दूसरों को डराने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसका प्रयोग करता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। लगभग 100 लोग लगभग हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और वहीं जहां जहां लोग आपराधिक किस्म के हैं, हिस्ट्री शीटर हैं या उनके परिवार में आपराधिक किस्म के लोग हैं, ऐसे 125 लोगों का चिन्हित करके उनके शस्त्र लाइसेंस का कैंसिलेशन की आख्या भेजी जा चुकी है, जिसमें अधिकांश निलंबित हो चुके हैं। इसमें एक बात और यह विदित करा दें कि सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया गया है कि इस अभियान को और तेजी इसमें लाएं और इस तरह के लोग जो अपना असला या तो किसी दूसरे को दे रहे हैं या मानक अनुसार जो कारतूस जो उनको इश्यू हुए थे और जितने उनके पास बचे हैं जो इस्तेमाल किए हैं, वो मानक अनुसार या नियम अनुसार इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए हैं और उतने खोखे वो दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं जो मानक में निर्धारित है। इस तरह के लोगों के विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। वहीं यदि वो किसी दूसरे को दे रहे हैं या मुकदमाती माल बनकर वो असला थाने पे जमा है या वो किसी आम शॉप में उसको रखे हुए हैं और लंबे समय तक उसका कोई ना प्रयोग कर रहे हैं ना उनको उसकी आवश्यकता है, इस तरह के सभी केसेस को चिन्हित करके, और हमारे पूरी कोशिश है कि जिन लोगों के पास इसकी जरूरत नहीं है या जो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं वो निहत्थे रहें, उनके पास ये हथियार ना रहें, वे जमा रहें और उनके विरुद्ध हम लोग आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करें। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुदीक्षा भाटी मामले को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सुदीक्षा की मौत योगी सरकार के लिए कलंक है। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दादरी के डेयरी स्कैनर की रहने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजनों से मिलने के बाद युग करवट से विशेष बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि सुदीक्षा भाटी की मौत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक कलंक है। यूपी में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मनचले 3 किलोमीटर तक होनहार बेटी का पीछा करते रहे, जिसकी वजह से वह सड़क हादसे की शिकार हो गई। जिसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, अमेरिका में वो पढ़ाई कर रही थी, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, अपने
भाई बहनों को भी पढ़ाती थी, वो ऑनलाइन एजुकेशन और जिस तरीके से 2 साल से अमेरिका में थी, 20 अगस्त को वापस जाना था। और जो उसकी एक पुरानी स्पीच है जो स्कूल में दे रही है कि किस तरह से बच्चियां छेड़खानी का शिकार होती हैं और उसके कारण से वो पढ़ाई से दूर हो जाती हैं। आज वो घटना उसके साथ घटी थी। वो गुंडागर्दी का, जंगल राज का शिकार हुई। चाचा के साथ अपने जा रही थी, जो परिवार के लोगों ने बताया, और आगे पीछे कई ये जो रोमियो कह लीजिए या लोफर कह लीजिए या गुंडे कह लीजिए, जो भी आप उनको शब्द दे सकते हैं दे दीजिए, वो उस तरह के लड़के थे जिन्होंने कई किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर तक आगे पीछे करके उसको परेशान किया और बाद में अचानक उसके सामने गाड़ी लाके ब्रेक लगाई और इससे ये बच्ची नीचे गिर गई और इसकी दुखद मौत हो गई। मैं समझता हूं कि ये हमारी सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है, हमारी कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है और योगी सरकार को आज ये जवाब देना चाहिए कि देश ने एक होनहार, एक मेधावी बेटी खोया है उनके जंगल राज की वजह से, उनके गुंडा राज की वजह से। आम आदमी पार्टी के नेता ने सुदीक्षा भाटी मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोषियों को पकड़ने के बजाय बुलंदशहर पुलिस मृतका के परिजनों पर ही गलत आरोप लगाने में जुट गई है। शिक्षा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन गुंडों को, उन लोफरों को सख्त से सख्त सजा मिले और मैं समझता हूं इस मामले में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जल्दी से जल्दी ट्रायल कराया जाए। उनके चाचा जी का बयान जो है, जो चश्मदीद हैं इस पूरे मामले के, उनके आधार पर पूरी जांच कराई जाए और जो लोग इसमें शामिल थे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। यहाँ पर नेता, पत्रकार, वकील, बेटियां, समाज के संभ्रांत लोग सुरक्षित नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की भी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया। उनका गाजियाबाद से विशेष लगाव रहा। 2017 में वो हिंदी भवन में आयोजित मुशायरे में आए थे। इस दौरान उन्होंने एक राज का खुलासा किया। आइए देखते हैं राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि देती युग करवट की यह विशेष रिपोर्ट। जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अपनी पेशानी पर हिंदुस्तान लिखने की तमन्ना रखने वाले इनकलाबी शायर राहत इंदौरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण एक दिन पहले ही इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। मंगलवार सुबह ही उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि मेरा हालचाल लेने के लिए परिवार के सदस्यों को फ़ोन न करें, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य की सूचना हासिल करें। कुछ घंटों बाद ही सूचना मिली कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहत इंदौरी का गाजियाबाद से काफ़ी लगाव था। जब भी किसी मुशायरे या कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता, तभी वे गाजियाबाद आने के लिए तैयार हो जाते थे। कुछ वर्षों पहले युग करवट के कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा के माता पिता की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनके घर आए थे। तब युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियाँ और समाचार संपादक सुब्रत भट्टाचार्य के साथ कई मसलों पर उनकी लंबी बातचीत हुई थी। शेरो शायरी और
साहित्य की जगह? देखिए, मुशायरे की दुनिया के वो बड़े बेताज बादशाह थे और हर महफ़िल में वो जो है जिस तरह से जाते थे वो महफ़िल लूट लिया करते थे। उनका अंदाज़, उनके कलाम बहुत लोग जो हैं हमेशा याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो शेर व मुशायरे में शुरुआत करते थे और युवा पीढ़ी वो आगे का अल्फाज बोल दिया करती थी, तो वो इतने पॉपुलर थे और मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद बहुत खसारा हुआ है। और बड़े ऐसे शायर थे वो कि जो बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ होती थीं, सरकारें होती थीं, जो सत्ता होती थी, वो उनके ख़िलाफ़ हमेशा इशारे में बहुत बोला करते थे। तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मौत से किसको रवादारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। तो ज़ाहिर है कि ये दुनिया में जो आया उसको जाना है, लेकिन एक ज़िंदा दिल और एक जांबाज शायर जो है वो हमारी बीच से चला गया। इसके बाद वे हिंदी भवन में आयोजित एक मुशायरे में भी आए थे। 17 सितंबर 2017 को हिंदी भवन में आयोजित मुशायरे के दौरान उन्होंने लंदन में एक हादसे का जिक्र किया। साहब की मोहब्बत है, मैं सारी ज़िंदगी इनका कर्जदार रहूँगा। लंदन लेकर गए थे पिछले महीने और यकीन कीजिएगा इतनी भरी महफिल में, मैं कह रहा हूँ प्रवास भाई भी वहाँ मौजूद थे, कि वहाँ जो हालात मेरे साथ हुए, मैं मर चुका था। मैं वहाँ पर, यकीन मानिए, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं मर चुका था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो मुझे वहाँ मुर्दा छोड़कर चला आता। यकीन मानिए कि इन्होंने पूरा सफ़र का प्रोग्राम बंद किया, खुद रुके, पूरे एम्बुलेंस वहाँ पर आई, डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मुझे फिर से ज़िंदा किया। मेरा ख्याल है कोई 6 साल 8 मिनट तक मैं मर चुका था लेकिन ये लेकर जी, मेरी उनसे कई मुलाकातें थीं और आखिरी मुलाकात भी हमारी राजकोषी जी ने जो कार्यक्रम कराया था उसमें हुई थी। और उससे पहले जो बहुत ज़ाती तौर पे वो आए थे, मेरे छोटे भाई हैं पंकज शर्मा, तो उनके यहाँ एक कार्यक्रम था बहुत, उसमें ज़ाती तौर पर वो आए थे। और आप ये देखिए कि बहुत देर वो वहाँ बैठे रहे और बिल्कुल घरेलू प्रोग्राम था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना इंटरनेशनल शायर जो है वो हमारे बीच है। बिल्कुल बहुत अपने आप को लो प्रोफाइल होकर बात कर रहे थे। तो बड़ी उनसे यादें हैं और मैं भी कई शेर ऐसे हुए जो मैं उनको बता रहा था, वो कहते थे बड़े पुराने शेर हमारे हैं। तो जाहिर है कि मेरी बड़ी अच्छी याद उनके साथ थी जो पंकज शर्मा की हमारे साथ रही थी। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगी और उनकी शायरी उन यादों को हमेशा ही ताज़ा करती रहेगी। राहत साहब का जो अंदाज मंच पर नज़र आता था जब वो शायरी पढ़ते थे, माइक से हटकर या मंच के पीछे या अपनी असली ज़िंदगी में उतनी ही सादगी भरा उनका व्यवहार रहता था। वहाँ कोई अंदाज नहीं, बिल्कुल सीधा साधा एक व्यक्ति जैसा होता है, बिल्कुल सीधे साधे विचारों वाला। मेरा सौभाग्य है कि अपने 9 साल के शायरी के जीवन में लगभग 8.5 साल से मैं उनके नज़दीक रहा, राहत साहब के सानिध्य में रहा। अप्रैल 2012 में पहला मुशायरा राजकोट में हमने साथ साथ पढ़ा और उसके बाद तो देश विदेश में कई मुशायरे हम लोगों ने पढ़े। इस मुशायरे में एक और घटना हुई। वरिष्ठ शायर विजेंद्र सिंह परवास से न जाने कैसे राहत इंदौरी खफा हो गए और उन्होंने परवास साहब के एक शेर को दूसरे शायर का बता दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें इस बात का पता चला कि वो शेर दरअसल परवास साहब का ही है, तो उन्होंने खुद परवास साहब को फ़ोन कर उनसे माफ़ी मांगी। अदब की दुनिया में राहत इंदौरी की शायरी की हमेशा चर्चा होती रहेगी। क्या बाजार में दोपहर तक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। जाने कैसे राहत साहब को लगा कि ये शेर परवास साहब का नहीं है। उन्होंने माइक से कहा कि परवास साहब आपने किसी और का शेर पढ़ दिया, आपने ठीक नहीं किया। लेकिन जब बाद में राहत साहब को पता लगा कि नहीं, ये तो परवास साहब का ही शेर है, तो उन्होंने खुद फ़ोन करके 5-7 दिन बाद फ़ोन करके परवास साहब से माफ़ी मांगी कि परवास साहब मुझसे गलती हो गई, ये आप ही का शेर है, मुझको कुछ गलत फहमी हो गई। तो ऐसा भी रहा कि जब उनको लगता था गलती हो गई तो वो खुद आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से भी कभी वो परहेज नहीं करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी बात है।
राहत इंदौरी को इनकलाबी शायर कहा जाता है। उन्होंने अपनी बातों को कहने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस शेर की चंद लाइनें कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शेर की ये लाइनें हर महफिल में वाहवाही लूटती है। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। उनके इंतकाल पर शेरो शायरी का एक अध्याय समाप्त हो गया। महफिलें तो होंगी लेकिन राहत साहब नहीं होंगे। जैसा कि युवा कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि राहत इंदौरी जी का जाना एक कलंदर का जाना है। सैकड़ों यात्राओं, मंच और नेपथ्य के साथ मैंने उनमें एक बेखौफ फकीर देखा था, उस परंपरा का जो कबीर से चलकर बाबा नागार्जुन तक पहुंचती है। राहत भाई हिंदी उर्दू साहित्य के बीच सबसे मजबूत पुल थे। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बीजेपी के ही विधायक को कूट दिया। अलीगढ़ के विधायक राजकुमार सहयोगी किसी की पैरवी लेकर थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी इज्जत खराब कर दी। देखिए विधायक जी क्या कह रहे हैं। और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम पर तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसा तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।